हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए लूसेंट बुक का लोगो लगा हुआ है भाई। ठीक है, हम लोग लूसेंट बुक के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सब का हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक बात और बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि लूसेंट के बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं या फिर वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है भाई, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जीके जीएस में ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। ओके, और देखिए यहाँ पर लूसेंट बुक लिखा गया है और लूसेंट बुक का लोगो भी लगा है। ठीक है, जो लोग लूसेंट का बुक खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, और जो लोग बुक नहीं खरीदना चाहते हैं वे लोग हमसे जुड़े रहें। आप लोगों को टॉपिक वाइज जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा नहीं, कराया जा रहा है। ओके, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 36 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं, जाकर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक है, एक मिनट भाई, आज का टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण। ओके, तो आज हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा पेन का थिकनेस मोटा कर ले भाई। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर एनिलिडा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट भाई, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पौधा और जंतु। ठीक, पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? अमीबा को, यूग्लिना को, प्लाज्मोडियम को या फिर पैरामीशियम को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, कहाँ पहुँच गए भाई? क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो 2 3 4 करना है। एक मिनट भाई, एक मिनट, 1 मिनट मित्र, 1 मिनट। यहाँ भाई पहला क्वेश्चन हो गया था ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? पैरामीशियम की, यूग्लिना की, ट्रिपैनोसोमा की या फिर अमीबा की? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमीबा की। ठीक है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल की आकृति का जंतु है कौन है भाई? अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपैनोसोमा है या फिर जियार्डिया है?
बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है। ओके, आगे देखते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन यानी जिसके माध्यम से अमीबा चलता है वह कौन सा अंग है, उस अंग को क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, या फिर टेंटिकल्स कहते हैं? बताइए। बताइए भाई, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? अमीबा को, पैरामीशियम को, लिस्मानिया को, या फिर यूग्लिना को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, यूग्लिना को। ठीक है, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है भाई? ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूग्लिना। ठीक है, मतलब ऑप्शन टिक नहीं किए थे, क्वेश्चन पढ़ लिए थे गलती से। ठीक है, पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में, गला में, अमाशय में, या फिर फेफड़ा में? मनुष्य के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेचिस या अमीबियोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। कौन है भाई? अमीबा है, एंटामीबा है, पैरामीशियम है, या फिर ट्रिपैनोसोमा है? पेचिस या अमीबियोसिस के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन, एक मिनट भाई, थोड़ा जूम करते हैं, जूम जूम जूम। देखिए, अब ठीक है ना भाई? देखिए, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? पैरामीशियम है, लिस्मानिया या फिर प्लाज्मोडियम है, या फिर एंटामीबा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑप्शन सही है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, काला अजार, ठीक है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? एंटामीबा है, ट्रिपैनोसोमा है, ट्राइकोमोनास है, या फिर लिस्मानिया है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिस्मानिया। ठीक है, काला अजार रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मानिया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सीकनेस पैदा करता है, कौन करता है? स्लीपिंग सीकनेस कौन पैदा करता है? ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, या फिर प्लाज्मोडियम? क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, स्लीपिंग सीकनेस किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा के कारण निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सीकनेस होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, कौन है? इसेरिया कोलाई है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, या फिर
एंटमीबा जिंजिबैलिस है या ट्रिपैनोसोमा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो, बी बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसेरिया कोलाई। ठीक है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ, इसेरिया कोलाई प्रोटोजोआ नहीं है भाई। ठीक है, एक कोशिकीय बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि लाभदायक बैक्टीरिया है, वो है इसेरिया कोलाई। ठीक है, क्वेश्चन गलत है भाई, इसको क्वेश्चन मार्क करिए। ठीक है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी जीव है, यहाँ पर प्रोटोजोआ के स्थान पर जीव या फिर जो है बैक्टीरिया है लिखा रहता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का तो आप लोग सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको स्टार बना दीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय बैक्टीरिया या फिर आरोग्यजनक बैक्टीरिया कौन है, तो इसेरिया कोलाई हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार बना दीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी जो है एंटमीबा जिंजिबैलिस ये सब तो ट्रिपैनोसोमा और एंटमीबा हिस्टोरिटिका ये सब तो बीमारी पैदा करने वाली हैं। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है आरोग्यजनक, मतलब जो रोग ना फैलाए, जो रोग ना फैलाए वो इसेरिया कोलाई है भाई। हमारे मनुष्य के या फिर हमारे और आपके आंत में पाया जाता है इसेरिया कोलाई, जो कि लाभदायक बैक्टीरिया है। ठीक है, और क्वेश्चन भी यही होना चाहिए कि मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी बैक्टीरिया कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई, प्रोटोजोआ लिख करके। ठीक है, तो इसको स्टार बना देते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण किस लिए होते हैं भाई? भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए, या फिर केवल आक्रमण के लिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, भोजन ग्रहण करने के लिए और प्रचलन या चलने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अमीबा के कूटपाद जो होते हैं वो भोजन को पकड़ने, ग्रहण करने और चलने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का पता लगाया, खोजा। ठीक है, मच्छरों में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का पता किसने लगाया? तो रोनाल्ड रॉस ने लगाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, क्या भेंट किया जाता है? हाइलोनेमा, टेथ्या, या फिर यूप्लैक्टेला, या फिर फिरोनीमा? बताइए। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, क्या भेंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला को जापान में लोग उपहार के रूप में भेंट प्रदान करते हैं। शादी विवाह हो गया या फिर कोई फंक्शन हो गया, उसमें जो है यूप्लैक्टेला को गिफ्ट के रूप में देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है किसे?
ल्यूकोसिलिनिया, साइकान, यू स्पंजिया या फिर यू प्लेक्टेला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऑप्शन नंबर डी सही है, यू प्लेक्टेला को। ठीक है, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से यू प्लेक्टेला को जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। आस्ट्रिया, ऑस्कुलम, रेडुला या फिर सीलिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया भाई 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो सही हो जाएगा। ठीक है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, देखिए स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित एक बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑस्ट्रिया, ऑस्कुलम, रेडुला या फिर ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्कुलम। ठीक है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र ऑस्कुलम कहलाता है। ओके, और छोटा छिद्र ऑस्ट्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए। स्पंज के शरीर पर छोटे छिद्र को ऑस्ट्रिया और बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया या फिर एनिलिडा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा या फिर सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, निडेरिया। निडेरिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है। बताइए इनमें से किसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है। तिलचट्टा है या फिर केचुआ है या हाइड्रा है या फिर कंगारू है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा, सिलेंट्रेटा के द्वारा या फिर आर्थ्रोपोडा के द्वारा या पोरिफेरा के द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है। कूटपाद है, सिलिया है, टेंटिकल्स है या फिर फ्लैजेला है। बताइए
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, टेंटिकल्स। ठीक है, हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटिकल्स होता है। ओके, आगे देखते हैं। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, बताइए। टीनोफोरा, पोरीफेरा, निडेरिया या फिर प्रोटोजोआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निडेरिया। ठीक है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, निडेरिया या फिर जिसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है भाई। हाइड्रा को, फाइसेलिया को, ऑरिलिया को या फिर ओविलिया को, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑरिलिया। ठीक है, जेलीफिश के नाम से ऑरिलिया को जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करें। देखिए, समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है भाई। हाइड्रा है, फाइसेलिया है, ऑरिलिया है या फिर मैट्रीडियम है, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मैट्रीडियम। ठीक है, समुद्री एनीमोन के नाम से मैट्रीडियम को जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुर्तगाली मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है भाई। पुर्तगाली, पुर्तगाजी लिखा है लेकिन पुर्तगाली ही रहेगा। पुर्तगाजी मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है। फाइसेलिया को, हाइड्रा को, ऑरिलिया को या फिर ओविलिया को। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, फाइसेलिया। पुर्तगाजीज मैन ऑफ वार के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अमरत्व यानी इमोरलिटी, इमोर्टेलिटी है भाई। अमरत्व, इमोर्टेलिटी का गुण पाया जाता है किसमें। स्पंज में, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, अमरत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खंड में, खंड बोल रहे हैं, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हम भी ना खंड, फिर खंड बोलने जा रहे थे। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, जो माइंड में चलता है ना, अगर ध्यान ना दिया जाए तो जो माइंड में चलता है वही बाहर भी निकल जाता है मुंह के माध्यम से। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। विखंडन, नवोदित, बाइनरी विखंडन या फिर बीजाणु गठन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, नवोदित। ठीक है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो नवोदित प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फीता क्रीम, ठीक है, फीता क्रीम यानी टैप वार्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। फीता क्रीम किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। एनिलिडा है, एम्फीबिया है, मोलस्का है या फिर प्लेटी हेलमेंथीज है।
क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फीता क्रीम यानी टैपवार्म प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? इनमें से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केचुआ, फीता क्रीम, रेशम कीट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30 है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फीता क्रीम। फीता क्रीम जो है मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं, ये हानिकारक है। ठीक है, बाकी मधुमक्खी शहद देती है, केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है और रेशम कीट रेशम देता है। ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए। तो बाकी के तीनों ऑप्शन मानव मात्र के लिए उपयोगी है, लेकिन फीता क्रीम मानव मात्र के लिए नुकसानदायक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता क्रीम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बताइए, बकरी का, भेड़ का, गाय का या फिर सुअर का? क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, सुअर। ठीक है, सुअर का अधपका मांस खाने से फीता क्रीम मनुष्य की आंत में पहुंचता है और बीमारी पैदा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट, थोड़ा जूम करते हैं भाई। देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखिए, गोल क्रीम या सूत्र क्रीम को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोल क्रीम या सूत्र क्रीम को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर निमैथेल्मिन्थीज या फिर आर्थ्रोपोडा? क्वेश्चन नंबर 32 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, निमैथेल्मिन्थीज। ठीक है, निमैथेल्मिन्थीज, नाम ही अजीब है भाई, क्या ही बताएं। निमैथेल्मिन्थीज। ठीक है, निमैथेल्मिन्थीज, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोल क्रीम या सूत्र क्रीम को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमैथेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? टीनियासिस, स्कैरियोसिस, लीवर रॉट या फिर निद्रा रोग? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको, स्कैरियोसिस। ठीक है, स्कैरिस द्वारा मनुष्य में स्कैरियोसिस रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई? फाइलेरिया नामक रोग स्कैरिस के द्वारा, बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा या फिर प्लाज्मोडियम के द्वारा या फिर टेनिया सोलिनियम के द्वारा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। ठीक है, फाइलेरिया नामक रोग बाउचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है स्कैरियोसिस। स्कैरिस, ठीक है, स्कैरिस पाया जाता है किस में पाया जाता है भाई? मनुष्य की आंत में, सूअर की पेशियों में या फिर मनुष्य की देह गुहा में या फिर मनुष्य के रुधिर में? स्कैरिस कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका,
मनुष्य की आंत में, ठीक है, मनुष्य के आंत में स्कैरिस पाया जाता है। ओके, तो दोस्तों 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 178 क्वेश्चन है, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। और अगर एक वीडियो में हम कंप्लीट कर भी दे रहे हैं तो आप लोग बोर हो जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा देख करके उसके बाद छोड़ दोगे। इसलिए हम सोच रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में 30-30 क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस कराया जाए। आपको आपका प्रैक्टिस भी सफल होगा, आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होगा, और वीडियो का पार्ट जो है जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। आप लोग जानते हैं कि जल्दी जल्दी जो वीडियो का पार्ट यानी जो वीडियो ख़त्म होता है हम लोगों को अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, कि एक भाग ख़त्म हो गया, अब दूसरा देखना है, दूसरा चैप्टर देखना है, ऐसे करके। तो दोस्तों यहीं पर बस इतने ही क्वेश्चन पर विराम देते हैं, और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।